आपने चंद्रशेखर रावण को भी नाराज़ कर दिया, वो भी पल्लवी पटेल को आपने नाराज़ कर दिया, स्वामी प्रसाद मौर्य को आपने नाराज़ कर दिया। पश्चिम में 3-4 ये बड़ी सीटें, क्या लग रहा है इनकी नाराज़गी का क्या नुकसान पार्टी को? अगर आप निजी स्वार्थ के लिए गठबंधन में आना चाह रहे हैं या सीट लेना चाह रहे हैं और आपको सीट नहीं मिली, टिकट नहीं मिली, तो निश्चित तौर पे आप देश के लिए और लोकतंत्र के लिए नहीं लड़ रहे। जयंत चौधरी जी को हमारा जो इंडिया गठबंधन है 7 सीटें दे रहा था, अब वो बीजेपी में चले गए 2 सीटों पे मान। एक तरफ तो तानाशाही है साहब जो चरम पे है और दूसरी तरफ है लोकतंत्र बचाने की लड़ाई। तो आपको ये तय करना है कि आप किस तरह। इंडिया गठबंधन 325 से 350 सीटें लेके आए। बहन जी को गठबंधन में लाने के लिए पूरे प्रयास किए कि हमें कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि बहन जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा, और अगर बहन जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा होती तो बीजेपी उत्तर प्रदेश में 0 सीटें लाती। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया। मेरे साथ जो शख्सियत बैठी है आप अरुणेश यादव हैं और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं। आज हम गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र के इंदिरापुरम इलाके में हैं और उनसे कुछ राजनीतिक चर्चा करेंगे। और चर्चा ये है कि उत्तर प्रदेश की 80 सीट जिस पर मोदी जी ये दम भर रहे हैं कि अब की बार 400 पार, तो 400 पार में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से कितनी सीट जो है वो मोदी जी के 400 में माइनस प्लस होने वाली है। पहला सवाल यही है अरुणेश यादव जी, क्योंकि अब राजनीतिक व्यक्ति हैं, 400 पार का नारा आपको सुनकर के लगता है कि क्या वास्तव में 400 पार हो सकता है? भाई मुझसे बेहतर इस सवाल का जवाब आप देख सकते हैं। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि 400 पार का जो नारा मोदी जी ने दिया है तो वो हमें गले से नहीं उतरा कि वो कहाँ से कौन सा उन्होंने गुणा गणित लगा लिया। जब पिछली बार इतना अच्छा माहौल था बीजेपी का तब वो 300 सीटें लेके आ पाए, और इस बार तो कई सारी ऐसी चीज़ें हो गई, किसान आंदोलन जैसी चीज़ हो गई, इसके अलावा और भी तमाम मुद्दे ऐसे रहे जिसमें कहीं ना कहीं मोदी सरकार जो है या फिर मोदी जी जो है वो बैकफुट पे रहे। एक सबसे अहम बात आप इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके भी कह सकते हैं कि उसमें भी बीजेपी की जो है पूरी कलई खुल के आ गई है कि किस तरीके से सर से लेके पैर तक बीजेपी ने जो है भ्रष्टाचार किया, डराने धमकाने की राजनीति करी, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, इसका भी जो एक फंदा जो गले में डालने वाला फंदा है वो भी निकल के आ गया है। तो 400 का तो मतलब बनता ही नहीं है साहब। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि मोदी जी 200 सीटें ला पा रहे हैं या नहीं ला पा रहे हैं, उस पर चर्चा की जा सकती है, वो एक चर्चा का विषय बन सकता है। 400 पार का नारा भी आपको कहीं ना कहीं जुमला लग रहा है? नहीं, मुझे क्या लग रहा है, ये तो जनता बता रही है साहब। आप किसी भी लोकसभा में चले जाइए, मोदी जी का जो कैंडिडेट है वो कॉन्फिडेंट नहीं है। आप ये देखिए, हम लोग यहाँ इंदिरापुरम में बैठे हुए हैं, यहाँ पे जो प्रत्याशी है उस प्रत्याशी के बारे में शायद ही यहाँ की जनता को पता होगा कि कौन प्रत्याशी है, क्योंकि अगर इनकी गुड गवर्नेंस होती, इनके अंदर कॉन्फिडेंस होता, तो पिछली बार का जो प्रत्याशी था उसको टिकट क्यों नहीं दिया। प्रत्याशी बदलने का मतलब है कि कहीं ना कहीं उसका जनता के बीच में विरोध है। इसके अलावा मोदी जी की तमाम जो सीटें हैं, मेरे ख्याल से बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो 50% सीटों पे कैंडिडेट बदले हैं, लगभग मोटे मोटे तौर पे। तो वो कैंडिडेट बदलने के पीछे कारण यही है कि जो पुराना कैंडिडेट है वो चुनाव हार रहा है, लेकिन वो एक चीज़ ये भूल रहे हैं कि लिहाफ बदल देने से अंदर का जो आपका मजनून है वो नहीं बदलता। जनता तो सब चीज़ें समझ रही है ना साहब। मोदी जी की गारंटी चल रही है ना, वो कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी है, मोदी जी किसी के भी गले में पट्टा डाल करके जनता के बीच में भेज दे, उसका जीतना तय है। भाई देखो साहब, गारंटी तो मोदी जी की चाइना वाली निकली। 10 साल हो गए और अभी भी स्थितियाँ जो हैं वो 2014 में जो चीज़ें लेके आए थे, स्थितियाँ वहीं की वहीं अटकी हुई हैं। रोजगार पे मोदी जी बात नहीं करते, महिला सुरक्षा पे मोदी जी बात नहीं करते, काले धन पे मोदी जी बात नहीं करते, भ्रष्टाचार पे मोदी जी बात नहीं करते। अभी भी इनको, मुझे ऐसा लग रहा है मोदी जी भी 2014 में ही अटक गए हैं, टाइम मशीन से वहीं पहुंच गए हैं। किसी भी चुनावी रैली में देख लो, मोदी जी कांग्रेस के भ्रष्टाचार की चर्चा करेंगे, जबकि वो ये भूल चुके हैं कि 10 साल से तो साहब आप सत्ता में हो। कम से कम आप 10 साल का एक रिपोर्ट कार्ड तो जनता के सामने पेश करो कि कितने लोगों को आपने नौकरियां दी, कितने किसानों को आपने एमएसपी दे दी, कितने किसानों के कर्जे माफ कर दिए, आपके यहाँ पे जो है भ्रष्टाचार किस कदर है। और तो और चीज़ें छोड़ दीजिए, आपकी साहब 2014 में जो हंगर इंडेक्स था जहाँ पे कांग्रेस ने छोड़ा था,
अगर आपकी नज़र में कांग्रेस बेईमान पार्टी थी, भ्रष्टाचारी पार्टी थी, तो वो हंगर इंडेक्स वो कहाँ से कहाँ आ गया। अब हम शायद 111वें पायदान पे हैं और लगभग 60 पायदान नीचे खिसक चुके हैं। इसके अलावा अगर हम हैप्पीनेस इंडेक्स देखें तो उसमें भी हम पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों से काफ़ी नीचे आ गए हैं। मतलब खुशी भी हमारी प्रधानमंत्री जी ने छीन ली और भुखमरी की कगार पे हमारे देश को छोड़ दिया। सिर्फ और सिर्फ चंद जो पूंजीपति लोग हैं उनके लिए काम किया गया। क्या कारण है जो बातें आप बता रहे हो, इन सारी बातों को आम जनमानस जो है वो नहीं समझ पा रहा है? उसके दिमाग में जुनून है कि राम मंदिर बन गया है, उसको लग रहा है कि जुनून उस आम आदमी के दिमाग धारा 370 हट गई है, मुसलमानों की चूड़ी टाइट हो गई है। देखो साहब, ये जुनून जो है ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं के अंदर है। राम मंदिर का जो इफेक्ट है वो जमीन पे जीरो है। आप किसी भी एक आम आदमी से बात कर लो, राम मंदिर का कोई इफेक्ट नहीं है, 370 का कोई इफेक्ट नहीं है। और अगर इतना इफेक्ट होता तो प्रधानमंत्री जी रेडियो से लेके टीवी तक हर जगह हर 10 मिनट पे मोदी की गारंटी कहते हुए नहीं दिखाई देते आपको। प्रधानमंत्री जी किसानों की एमएसपी पे तो बात नहीं कर रहे। प्रधानमंत्री जी क्या बात कर रहे हैं कि साहब हमें 10 साल और दे दो तो हम ये काम कर देंगे। अरे भैया, जो 10 साल निकल गए हैं उसमें आपने क्या काम किया, वो काम भी तो आप बताओ ना जनता को। और जनता के बीच में जाके पूछो, जनता महंगाई से परेशान है, जनता बेरोजगारी से परेशान है। पहले तो नौकरियां निकालते नहीं है बीजेपी वाले, नौकरी निकाल दी तो उसमें गारंटी भी नहीं है कि सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इतने पेपर लीक हो रहे हैं साहब। जो परीक्षा दो अगले दिन पता चलता है पेपर लीक हो गया, और फिर उसका 1 साल तक इंक्वायरी चलेगी और 1 साल बाद क्या होगा, वो पेपर फिर से होगा और फिर से वही मामला। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो पिछले 7 साल में लगभग 14 से ज़्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं, जिसमें से यूपी बोर्ड की भी परीक्षाएं शामिल हैं। इतनी सारी खामियां बीजेपी गवर्नमेंट में हैं, उसके बावजूद ही आपकी पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे विजेंद्र की बात करें, भल्ला जी की बात करें, राय जी की बात करें, वो सारे के सारे जाकर के मोदी जी को समर्थन दे रहे हैं, मोदी जी गारंटी के साथ जाकर के खड़े हो रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो क्वालिटी है ना मोदी जी में। बहुत अच्छा सवाल किया। अब इसमें एक आप वो भी देखिए कि कौन कौन कैंडिडेट जो है कांग्रेस का पार्टी छोड़ के बीजेपी में गया। क्या बॉक्सर विजेंद्र सांसद हैं, मौजूदा सांसद हैं? नहीं है। क्या संजय निरुपम जी सांसद हैं? क्या गौरव वल्लभ जी सांसद हैं? पॉलिटिकल पोस्ट पे हो सकते हैं ये लोग, लेकिन इसमें से कोई भी ना तो सांसद है ना विधायक है। अब जो हमारी पार्टी में आ रहे हैं उनको देखिए, जम्मू कश्मीर से लाल सिंह आए जो मौजूदा विधायक थे। इसके अलावा बिहार के 2 मौजूदा सांसद हमारी पार्टी में आए और कई मौजूदा सांसद, राजस्थान से राहुल कसबा जी आए। आप हरियाणा में जाओ तो 2 कद्दावर नेता हमारी पार्टी में आए जो मौजूदा विधायक और मौजूदा सांसद हैं। लेकिन इस पे नेशनल मीडिया चर्चा नहीं कर रहा, और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारी पार्टी से अगर कोई भी व्यक्ति जा रहा, जैसे विजेंद्र गए थे 2019 में चुनाव लड़े, चुनाव हार गए थे, ठीक है, वो बीजेपी में गए, पता नहीं क्यों गए क्यों नहीं गए। एक दिन पहले उन्होंने राहुल गांधी जी का ट्वीट जो है रीट्वीट किया, और वो तो उस टाइप से एक मीम भी चल रहा है कि साहब मैं रात को राहुल गांधी जी का ट्वीट करके सोया, सुबह उठा तो बीजेपी में पहुंच गया। अब इसी तरीके से गौरव वल्लभ जी कह रहे हैं कि साहब सनातन का अपमान हो गया। साहब सनातन का अपमान किसने किया? कांग्रेस के तमाम नेता जा रहे हैं। अजय राय जी गए, हमारे उत्तर प्रदेश के जो इंचार्ज हैं अजय पांडे जी, तो वो भी पहुंचे वहाँ राम मंदिर के लिए। और तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं, विपक्षी दलों के नेता रहे, अरविंद केजरीवाल जी ने तो फ्री बस सर्विस लगा दी है अयोध्या राम मंदिर के लिए। तो इस तरह का जो गौरव वल्लभ जी तर्क दे रहे हैं कि साहब सनातन का अपमान हुआ या प्रभु श्री राम का अपमान हुआ, तो ये तर्क बेमानी है। और मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं उनकी कोई मजबूरी रही होगी, मजबूरी बस गए हैं। एक सवाल बड़ा, आपके जो राजनीतिक सहयोगी मित्र हैं, चाहे वो सपा हो, चाहे वो अन्य राजनीतिक दल हो, बीजेपी बिहार में आरजेडी हो, और जहाँ जिन क्षेत्रों में आपने गठबंधन में जो आपके साथ है, इंडिया गठबंधन में जो लोग हैं, क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में सपा बसपा का जो गठबंधन है, खासतौर से मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर लूँ, सहारनपुर मुजफ्फरनगर की सीट हैं, हरिंदर मलिक साहब लड़ रहे हैं। दूसरी बात मैं कहूँ तो इधर चंद्रशेखर रावण भी लड़ रहे हैं। तो आपने चंद्रशेखर रावण को भी नाराज़ कर दिया, वो भी पल्लवी पटेल को आपने नाराज़ कर दिया, स्वामी प्रसाद मौर्य को आपने नाराज़ कर दिया। पश्चिम में 3-4 ये बड़ी सीटें, क्या लग रहा है इनकी नाराज़गी का क्या नुकसान पार्टी को मिलेगा, या
जो लोग जिनका मैंने नाम लिया, पश्चिम में हरिंदर मलिक हैं वगैरह और दो हैं मजबूत प्रत्याशी हैं, वो कितने दमदारी से चुनाव लड़ पाएंगे? देखो साहब, इसमें एक चीज़ बड़ी स्पष्ट है। अगर आप निजी स्वार्थ के लिए गठबंधन में आना चाह रहे हैं या सीट लेना चाह रहे हैं और आपको सीट नहीं मिली, टिकट नहीं मिली, तो निश्चित तौर पे आप देश के लिए और लोकतंत्र के लिए नहीं लड़ रहे हैं। अगर हम बात करें पल्लवी पटेल जी की, तो पल्लवी पटेल जी को पहचान कैसे मिली? जब वो सपा के साथ जुड़ी, विधायक वो सपा के सिंबल पे ही है। अब उनको राज्यसभा भी चाहिए साहब, उनको लोकसभा की 2 सीटें भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें संभव नहीं है। जयंत चौधरी जी की बात करो, वो जयंत चौधरी जी को हमारा जो इंडिया गठबंधन है 7 सीटें दे रहा था, अब वो बीजेपी में चले गए, 2 सीटों पे मान गए। तो हमें ये चीज़ नहीं समझ में आ रही कि यहाँ 7 सीटें ज़्यादा होती हैं या 2 सीटें ज़्यादा हैं। और चंद्रशेखर जी की अगर बात की जाए, तो चंद्रशेखर जी ने पहले भी जो 22 का चुनाव था, तो वहाँ भी कुछ निगोशिएशन में मामला मेरे ख्याल से नहीं जमा था, और इस बार भी शायद कहीं ना कहीं कोई एक कम्युनिकेशन का गैप रहा। अब ये वार्तालाप का गैप हमारी तरफ से रहा या उनकी तरफ से रहा, ये बात तो भाई जब सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक मंच पे लोग बैठे तब पता लगे। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि इस समय जो है स्पष्ट है, एक तरफ तो तानाशाही है साहब जो चरम पे है, और दूसरी तरफ है लोकतंत्र बचाने की लड़ाई। तो आपको ये तय करना है कि आप किस तरफ हो। आप बीजेपी की तरफ हो तो खुल के बीजेपी की तरफ जाओ। जैसे जयंत चौधरी है, उनसे हमें कोई शिकवा गिला नहीं, उन्होंने बीजेपी की तरफ जाना स्वीकार किया, तानाशाही की तरफ जाना स्वीकार किया। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इंडिया गठबंधन में हैं, जो लोग नफ़ा नुकसान भी झेल रहे हैं। भाई जैसे अखिलेश जी हैं, 2-4 सीटों का नुकसान भी झेल रहे हैं, लेकिन गठबंधन धर्म निभा रहे। बिहार में लालू जी गठबंधन धर्म निभा रहे, या फिर दिल्ली में केजरीवाल जी हैं, और हम सबसे चूंकि प्रमुख विपक्षी दल है, सबसे पुरानी पार्टी है, तो हम भी कहीं ना कहीं, जैसे मध्य प्रदेश में हमने समाजवादी पार्टी को एक टिकट दी, और भी तमाम जो राज्य हैं जहाँ जहाँ हमें संभव हो रहा है, तो हम भी एक तरीके से बड़े भाई का फर्ज अदा करते हुए नफ़ा नुकसान नहीं देख रहे। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है खड़गे साहब ने बोल दिया है कि अगर 10-20 सीटें हमें कम भी लेनी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये संविधान बचाने की लड़ाई है। आप देखो बीजेपी के जितने भी विधायक हैं, नेता हैं, सांसद हैं और कार्यकर्ता हैं, जगह जगह, कोई 1-2 नहीं, जगह जगह सब लोग हर अपने जो कार्यकर्ता सम्मेलन है वहाँ पे ये बोल रहे हैं कि साहब 400 सीटें ले आओ, क्योंकि हमें संविधान बदलना है। जो SC ST OBC का जो आरक्षण है ना, जो थोड़ा बहुत मिल रहा है सरकारी नौकरियों में, इसे ख़त्म करना है। जो ये इंडिया गठबंधन वाले जातीय जनगणना कर रहे हैं, इस मामले को ख़त्म करना है। और संविधान में कई मूलभूत परिवर्तन भी करने हैं इनको। ये लोग जो है दलित शोषित वंचित समाज है, इसकी आवाज़ बिल्कुल दबा देना चाह रहे हैं। एक सवाल निकल करके आता है कि अखिलेश यादव जो अपने परिवार के 5-6 लोगों को चुनाव लड़ा सकते हैं, अपनी पत्नी को लड़ा सकते हैं, चाचा ताऊ को लड़ा सकते हैं, भाइयों को लड़ा सकते हैं, तो अगर एक सीट चंद्रशेखर रावण को छोड़ देते या स्वामी प्रसाद मौर्य को छोड़ देते, तो उनका समाज का जो वोट है वो कहीं ना कहीं उनको एक विश्वास जगता कि चलो हम कम से कम गठबंधन को वोट देते हैं, और उसका फ़ायदा भी कहीं ना कहीं मिलता है 1-2%। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात करी जाए तो उन्हें MLC दिया अखिलेश जी ने। हालांकि देखो ये मेरी पार्टी का मामला नहीं है, आपके सहयोगी दल है। हाँ, सहयोगी दल है, राष्ट्रीय महासचिव भी बनाया उनको। अब वो क्या चाह रहे थे, वो पार्टी में रह के अगर अपनी सिफारिश से बोलते कि हाँ हमारी बेटी को आप कहीं से टिकट दे दो, तो बात समझ में आती। उनके जो तर्क थे, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाके आप कोई बात बोल रहे हो, और अखिलेश जी ने, मैं जहाँ तक समझता हूँ, अब आज की तारीख तक भी स्वामी प्रसाद मौर्य जी के लिए कोई शब्द नहीं बोला, कोई ऐसा अपशब्द कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं बोला है। और वो तो बल्कि मुझे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सुनते हुए नजर आए हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारी पार्टी से कब गए। वो तो हमारी तो पता नहीं इस्तीफा दिया नहीं दिया। तो इसका मतलब आप देख लो कि अखिलेश यादव जी अभी भी उन्हें दिल से स्वीकार करना चाह रहे हैं। चलिए आखिरी सवाल, कहीं ना कहीं समझना चाहिए। और जहाँ तक मैं समझता हूँ चंद्रशेखर जी, तो उनके लिए भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कभी भी इंडिया गठबंधन के किसी भी नेता ने आज तक ये नहीं बोला कि वो हमारा हिस्सा नहीं है। वो हमारा हिस्सा है निश्चित तौर पे। और मैं फिर उस बात को कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं एक वार्तालाप में कहीं कमी रही, कम्युनिकेशन संवाद में, बिल्कुल निश्चित तौर पे कहीं संवाद में कमी रही। अन्यथा चंद्रशेखर जी तो हमारे लिए अच्छा है। हमारा कुनबा जितने ज़्यादा लोग आएंगे, जितना कुनबा बढ़ा है या जितना कुनबा आगे बढ़ सकता है उतना बढ़ जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आखिरी सवाल ले लेते हैं कि आपको लगता है कि जो इंडिया गठबंधन हुआ है
बीजेपी को मोदी जी को रोकने में सफल हो पाएगा? देखो साहब, हम जुमले नहीं बोलेंगे प्रधानमंत्री जी की तरह 400 या 500 पार वाले। मैं आपको आज की तारीख में लिख के दे रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन 325 से 350 सीटें लेके आ रहा है। और बीजेपी का जो आंकड़ा है, यानी कि पूरा मान लो कि एनडीए का जो आंकड़ा है वो 200 से ऊपर नहीं जाएगा। राहुल गांधी जी ने रामलीला मैदान में कह ही दिया है कि बीजेपी 180 पे रुक रही है, और वो आंकड़े हमारे पास है। इसी वजह से वो जो खिसियाहट है प्रधानमंत्री जी की, जो बौखलाहट है, तभी तो वो दो मुख्यमंत्रियों को जेल में डाले हुए हैं। तमाम जो हमारे नेता हैं उनके ऊपर सीबीआई ईडी का शिकंजा कसे हुए हैं। एक सबसे जो प्रमुख विपक्षी दल है उसके अकाउंट ही फ्रीज कर रखे हैं कि जिससे कि विपक्ष जो है वो चुनाव ही ना लड़ पाए। आप सोचिए कि खुले मैदान में दौड़ लगा रहे हैं और हमें मैदान भी नहीं दिया, और मैदान दे रहे हैं तो उसमें इतने गड्ढे कर दिए और फिर कह रहे हैं जी आ जाओ जी लड़ लो या खेल लो हमारे सामने। तो ऐसा कैसे संभव है? लड़ाई जो है वो बराबरी में होनी चाहिए। मायावती जी को आप मैनेज नहीं कर पाए, क्या कारण रहा है कि वो अकेले अपने बल और बूते चुनाव लड़ रही है? कांग्रेस उनकी शर्तों को नहीं मान पाई, या फिर कहाँ लगता है आपको कहाँ कुछ कम्युनिकेशन? बहन जी को गठबंधन में लाने के लिए पूरे प्रयास किए गए, और आपको लग भी रहा होगा कि उत्तर प्रदेश में आज की तारीख तक भी पूरे कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुए, और वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से नहीं हो पाए या देरी इस वजह से हुई कि हमें कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि बहन जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा होंगी, और अगर बहन जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा होती तो बीजेपी उत्तर प्रदेश में 0 सीटें लाती। और उत्तर प्रदेश ही नहीं, हमें पूरी उम्मीद है कि देश भर में कहीं ना कहीं बीजेपी की 100 से कम सीटें रह जाती। बहन जी के गठबंधन में ना आने से व्यक्तिगत तौर पे देखा जाए, राजनीतिक तौर पे देखा जाए, संवैधानिक तौर पे देखा जाए तो इंडिया गठबंधन को नुकसान हुआ है। और हमारी तरफ से हम ये नहीं कह सकते कि कोई कोर कसर रही, हमने पूरे प्रयास किए। हमारे जो तमाम सीबीआई का डर कहीं ना कहीं मायावती जी, मैं इस बात को नहीं मानता। देखिए, बहन जी इस तरह की नेता है कि वो ईडी और सीबीआई से तो नहीं डरेंगी, जितना मैं समझ पाया हूँ। बाकी उनकी क्या मजबूरियाँ रहीं या क्या टर्म्स कंडीशंस रहे, ये तो टॉप लीडरशिप बताएगी कि कहीं सीटों पे ऐसा रहा कि मामला नहीं बन पाया। हो सकता है कि उनकी उम्मीदें ज़्यादा सीटों की हों, हम उन्हें कम सीटें दे पा रहे हो, क्योंकि गठबंधन में बहुत सारी चीज़ें प्लस माइनस होती हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो जिस लोकसभा सीट को मांगना चाह रही हो उस लोकसभा सीट को हम उन्हें देने में असमर्थ रहे हो। तो ऐसी तमाम ऐसी चीज़ें रही कि जो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि बहन जी को हिस्सा होना चाहिए था। ये कसक इंडिया गठबंधन की है कि मायावती जी अगर इंडिया गठबंधन का हिस्सा होती तो शायद चुनाव बेहतर लड़ा जा सकता था। चंद्रशेखर, मायावती, स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल, वो तमाम बहुजन एका की विचारधारा के साथी अगर साथ में होते तो शायद मोदी जी को आसानी से हराया जा सकता था। लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, उनका कहना है कि मोदी और मोदी की गारंटी दोनों 200 सीट पर सिमट रही हैं और इंडिया गठबंधन की सरकार जो है वो बनने जा रही है। हालांकि इन बातों में कितनी सच्चाई है तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फिर भी इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।